हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ को हम लोग पढ़ रहे थे। इसी चैप्टर के अंतर्गत बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को देख रहे थे और इसी के आपके प्रश्न उत्तरों के आपके क्रम के अंतर्गत हमने पहले प्रश्न को देख लिया, दूसरे प्रश्न को देख लिया, आपका तीसरे। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ अपनी जो है बात करने वाले हैं, कह सकते हैं कि अपना रुख करने वाले हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य प्रश्न नंबर 44 45 से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानूनों का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून उनसे अलग इस व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए जो न्याय विचार पर आधारित थे। हमको उन पर आपकी बात करनी है। क्लियर है? तो जो हमने तीनों जो अपने क्वेश्चन पढ़े थे, ये तीनों जो हमने आंसर देखे थे, ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से आपको पूरा समझ आएगा। क्लियर है? तो ये सारा आपने देख लिया और बहुत अच्छे से आपने बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे इस वाले उत्तर की। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पर और आपको अपना ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको समझा चुका हूं और आपको बताया भी हूं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न उत्तर की। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए उत्तर हमको देखना है। उत्तर में क्या है, पॉइंट बना के देखेंगे। ब्रिटिश भारत में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों? ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक शासन औपनिवेशिक शासन काल में बहुत से ऐसे कानून थे जो, बताइए, जो कानून बने थे वो किसने बनाए होंगे ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत? कानून थे जो भेदभाव के तरीके से लागू किए जाते थे। क्या होता था? ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक काल में बहुत से ऐसे कानून थे जो आप देखें क्या करते थे, भेदभाव के आधार पर ही आपका लागू किए जाते थे। ठीक, जिस तरह का भेदभाव होगा, भेदभाव के आधार पर कानून कहते थे। यह है क्या नहीं था, कानून का शासन नहीं था। क्या नहीं था? यह कानून का शासन नहीं था। ये पहला बिंदु हुआ। आप पहले बिंदु को नोट करिए, अगले बढ़ते हैं। देखिए अब क्या थे जो हमारे राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादियों ने अपनी बात को
मनवाने के लिए क्या है, अपनी बात को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। क्या किया? अपनी बात को मनवाने के लिए राष्ट्रवादियों ने आपका संघर्ष शुरू किया। यह है संघर्ष समानता पर आधारित था। क्या था? यह संघर्ष समानता पर आधारित था, क्योंकि राष्ट्रवादी चाहते थे कि सभी के लिए समान कानून बने, जो भारतीय तथा ब्रिटिश लोगों पर समान रूप से लागू। क्या हो? समान रूप से आपका लागू हो। अभी तो फिलहाल 2 पॉइंट हैं, आप इनको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गई बात बच्चों पूरी कंप्लीट? क्या है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक शासन काल में बहुत से ऐसे कानून थे जो भेदभाव के तरीके से लागू किए जाते थे। यह कानून का शासन नहीं था। ध्यान। दूसरा लिखा, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था, क्योंकि राष्ट्रवादी चाहते थे कि सभी के लिए समान कानून बने, जो भारतीय तथा ब्रिटिश लोगों पर समान रूप से लागू हो। अब देखिए, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब यह नहीं था। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसा नियम नहीं था। राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसा नियम नहीं था, जो यानी कि जिसका पालन करना
मजबूरी हो। क्या है? मजबूरी हो। राष्ट्रवादी ऐसे कानून चाहते थे जो न्याय पर आधारित हो। लिखिए। कर लिया बच्चों? तो ये चैप्टर्स को हमने पूरा देख लिया। अब मान लीजिए जितना भी इसका आपका सिलेबस था मैंने आपको पूरा करा दिया, चाहे इसके प्रश्न हो, चाहे इसके उत्तर हो, और चाहे इसका नोट्स के रूप में हो। मैंने आपको पूरा जो था आपको सारा पढ़ा दिया है, सारा समझा दिया है। और इसमें से अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बच्चों, अब मुझे बताइए इस चैप्टर में कोई आपका डाउट है या नहीं है? आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर तो हमने पूरा कॉपी कर लिया है, इसको देख लिया है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए हमने जो इसके चारों क्वेश्चन दिए थे हमने इसको कर लिया। अब सबसे बड़ी बात है ये शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है और इनको पढ़ना भी। मैं आपको बताता चलूंगा। कोई भी स्कूल का एक बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की, बालिका आपका खड़ा हो, माइक ले, मैं सिस्टम के माध्यम से आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप लोग इसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए, ताकि हम लोग इस चैप्टर का, ये भी एक आपकी शब्दावलियां जो होती है महत्वपूर्ण क्रम होता है, इनको हमको समझना जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए, है कोई बच्चा जो माइक लेकर आप खड़ा होगा पढ़ने के लिए? क्योंकि चैप्टर तो समाप्त हो चुका है, बस हमको ये पढ़ना है। चलिए, आलोचना का मतलब देखते हैं सबसे पहले कि आलोचना का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी व्यक्ति या चीज की कमी निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। क्लियर है? यानी कि आप किसी व्यक्ति में कमी निकालें या आप किसी चीज में कमी निकालते हैं, अगर आप उसमें कमी निकालकर या उसको अस्वीकार करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति इस वस्तु की या ये व्यक्ति उस व्यक्ति का क्या कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। आलोचना का मतलब है उसके नकारात्मक बिंदु को बताना, ऐसे समझिए। ठीक, आलोचना है। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाले आलोचना के लिए किया गया था। अभी चैप्टर में आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि सरकार के जो कामकाज थे उस कामकाज को लेकर जो नागरिक थे वो आलोचना कर रहे थे। सरकार कौन थी? यहाँ ब्रिटिश क्या थी? आपकी सरकार थी। ठीक, बात कर रहे हैं विकास क्रम की। सरल से जटिल रूप, विकास क्रम को देखेंगे, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को हम विकास क्रम कहते हैं। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों, पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। क्या हुआ कि महिलाओं को लेकर जो आपका घरेलू कानून बना था वो किस प्रकार से विकसित हुआ, हमको ये आपका देखना था। ठीक, इतना ध्यान रहेगा।
दो बिंदुओं को हमने इसमें देख लिया, दो को हमने गौर कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम बात करेंगे, ये शब्द आपको बहुत मिलेगा, राजद्रोह। अखबारों में बहुत आपके चर्चा में रहता है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ठीक। और आपको बहुत बार कानूनी जब आपकी शब्दावलियां आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है आतंकवादी संबंधित आपकी चीजों में, तो उस समय राजद्रोह के मतलब को एक्सप्लेन किया जाता है, आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ क्या है राजद्रोह, इसको देखते हैं। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, प्रतिरोध मतलब सरकार का विरोध जो करने वाले लोग हम उनको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, या विरोध किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, राजद्रोह। देखिए, आप अगर वर्तमान सरकार के खिलाफ अगर उसकी नीतियों की हो या कुछ भी चीजों की आप आलोचना करते हैं तो वो तो आलोचना होगी, लेकिन आप उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्लियर है, उनके प्रति विरोध दिखाते हैं कि नहीं जो आप कह रहे हैं हम उसको नहीं मानेंगे, तो वो किसकी श्रेणी में जाता है, राजद्रोह की श्रेणी में। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है तो सरकार को जरूरत नहीं है कि वो क्या करे, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपके सबूत इकट्ठा करे, उसको सीधा यूं ही पकड़ सकती है। एक ऐसा ही एक्ट आया था 1870 में। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी। अब देखिए 1870 का जब एक्ट आया उसमें राजद्रोह ने बहुत बड़े रूप में एक्सप्लेन किया। क्या किया, बहुत बड़े रूप में एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि राजद्रोह क्या है, उनको समझाया कि जिस तरह का जिसको आप राजद्रोह मानते हैं वास्तव में वो राजद्रोह नहीं है तो क्या है, उसको बहुत बड़े व्यापक रूप में, जैसे कि उसमें लिखा था कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते ब्रिटिश भारत की, आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं लिख सकते, आप लोगों में ये गलत अफवाह नहीं उड़ा सकते, आप लोगों के बीच बैठ के सरकार की जो है ब्रिटिश सरकार की आप बुराई नहीं कर सकते, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको नजरबंद किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यापक नीति थी। लिहाजा वे कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कानून को मनमाने कहते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर पहले की वजह से ही नहीं बताई और उन्हें बिना मुकदमे चलाया जेल में डाल दिया। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया, ना कोई उनकी वजह बताई और बिना वजह बता उनको सीधा क्या कर दिया, जेल के अंदर उनको डाल दिया और उनको जेल में भेज दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं दमनकारी की। स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया। यार ये जो अध्याय है इसमें उन कानूनों को आपका दमनकारी कहा गया जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने और अपनी बातों को रखने और मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए रोक देते थे। दमनकारी का मतलब आप किसी पर रोक रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं, आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं, क्या कहेंगे, ये क्या है, दमनकारी है। और किस पर है, मौलिक अधिकारों पर इस्तेमाल करने रोक देती है। तो बच्चों चैप्टर जो है आपका, देखिए चैप्टर नंबर 4 पूरा अच्छी तरह से आपका फिनिश हो गया और हमने इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया। फिर भी मैं एक बार पूछना चाहता हूं, अगर इस चैप्टर के अंतर्गत किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी स्कूल से किसी भी बच्चे का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए सारे माध्यम आपके पास खुले हैं, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए अगर आप बात संवाद करते हैं, आप लाइव जुड़कर हमसे बात करते हैं, तो एक शायद जो आपके मन में डाउट हो वो आपका दूसरे बच्चों का भी हो सकता है। तो आपके प्रश्न पूछने से ना जाने कितने बच्चों के मन का जो शंका है, डाउट है, वो आपका दूर हो सकता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो चैप्टर 4 आपका फिनिश है। चलिए देख लीजिए, कुछ भी अगर आपको चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, नहीं है फिर आपका प्रश्न कोई भी? ठीक है, ध्यान दीजिए आप। अब आपका जो है बच्चों नया चैप्टर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 हम लोग कल आपका शुरू आज ही कर देते हैं और इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका न्यायपालिका। हम लोग न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप एक बार अगर हो सकता है तो आप अपने बड़ों से, आप अपने मम्मी पापा से आप उनसे एक बार पूछिए कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की, हमारा सिस्टम किस प्रकार बना हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। और जो न्यायपालिका का क्रम है आप उसको देखिए। देखिए, हमारे यहाँ जो है 3 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। जिला न्यायालय जो आपका जिले के अंतर्गत होता है, एक होता है आपका राज्य न्यायालय हम जिसको क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, एक है आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय। हमारे यहाँ 3 न्यायालयों की व्यवस्था है। क्लियर है? अब देखिए, आम केस 2 प्रकार में हम लोग देखते हैं। आप जब कभी जाओगे कचहरी वगैरह तो आपको दिखा होगा कि वकील का जो बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है दीवानी मामले एवं फौजदारी मामले। क्लियर है? दीवानी को बोलते हैं सिविल मैटर और फौजदारी को बोलते हैं आपका क्रिमिनल मैटर। तो अब हमको जब भी कोई आपका मान लीजिए कोई भी आपका मुकदमा सरकार के पास पहुंचता है, कोर्ट के पास, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी आपकी किसी प्रकार की घटना होती है तो आपका पुलिस को उसकी प्राथमिक सूचना देनी पड़ती है। जब पुलिस को आपका प्राथमिक सूचना दी जाती है तो सूचना आपका देने के बाद क्या होता है, पुलिस उस पर एक्शन लेती है और पुलिस के एक्शन लेने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट को दाखिल करके मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। क्लियर है? उपरोक्त जो भी लोग उसमें आपका संलग्न होते हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं, उसके अंतर्गत वो उनको पुलिस आपका गिरफ्तार कर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। क्लियर है? मजिस्ट्रेट उसमें उनके बयान लेता है सबके, और बयान लेने के बाद शायद उनको रिमांड मिल जाए, आपका पुलिस रिमांड। उसके बाद वो केस देखा जाता है कि आपका सिविल का है कि आपका क्रिमिनल का है। फिर उसके बाद उनको आपका सेक्शन न्यायालय में आपका ट्रांसफर कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कोर्ट जिनके बाहर लिखा होता है जिला सत्र न्यायाधीश। आप लोग नोट करिए चीजों को, जिला सत्र न्यायाधीश। तो सेक्शन कोर्ट में जाएगा और सेक्शन कोर्ट के बाद फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा केस। फिर इस तरह से क्रम आपका जिला न्यायालय में आपका मुकदमा चलेगा। अगर जिन्हें आपका न्यायालय ने जो आपको सजा सुनाई है आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप लोग उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट का फैसला आएगा। आप लोग हाई कोर्ट के फैसले से आपका संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। हाँ, अगर फांसी की सजा में एक ऑप्शन बचता है कि आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकते हैं। क्लियर है? उसको बोलते हैं आपका मर्सी पेटिशन। क्लियर है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाती है। तो ये सारे क्रम मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसको निचले रद बोलते हैं, कैसे क्रम है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और आपका देखेंगे। तो ये जो है कल लेसन नंबर 5 को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है? और इसको देख लेंगे और हम सबसे पहले इन सभी पर जो है एक एक करके हम बहुत अच्छे से इस पे बात भी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जनरल संरचना भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, कितने उसमें न्यायाधीश होते हैं, कैसे उसकी वर्तमान स्थिति है और किस तरह के कोर्ट के जो आपके केस हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इन सभी को मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर छोटा मोटा सा कहीं से भी आप थोड़ा मोट आप लोग पढ़ के आइए और जब लेक्चर शुरू हो तो आप लोग पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि सर हमने ये पढ़ा है कोर्ट के बारे में, हमारी जानकारी या जो हमने चीजें मिली हैं वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, जब आप हमसे जुड़ेंगे, आप कोशिश करेंगे, तब हम चीजों को आपका देखेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।